वेलकम बैक रॉकर्ड्स। आज हम देखेंगे इट लव किल सीरीज का 12th एंड 13th एपिसोड। इसके 14th और 15th एपिसोड को हम कल देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में ली ने गेहून को बताया था कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। डाहयुन ने उस पुराने रेड गेट वाले घर का पता लगा लिया था जहां उस आदमी ने बचपन में डाहयुन और यंग को बंद कर दिया था। वो घर के बेसमेंट में जाकर चेक करके बाहर भी आ गई थी, तभी उसको एक औरत खो रही थी। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ये औरत एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर की पत्नी है। ये वही बुजुर्ग है जिसके पास गेहून को वो बच्ची मिली थी जो अचानक लापता हो गई थी। अब डाहयुन को याद आने लगता है कि ये वही जगह है जहां उसे और येंग को रखा गया था। एक दिन दोनों ने बचने की कोशिश की थी लेकिन सिर्फ डाहयुन ही बच पाई। येंग के पैर में चोट लग गई थी इसलिए वो बचकर भाग नहीं पाए। अब डर के मारे डाहयुन येंग को वहीं छोड़कर खुद बच निकली थी, लेकिन डाहयुन को ये याद नहीं आता कि उसे और येंग को किसने बंद करके रखा हुआ था। यहाँ गेहून ली से पूछता है कि तुमने येंग और डाहयुन के साथ ऐसा क्यों किया। कम से कम ये तो बताओ कि वो आदमी दिखने में कैसा था। मैंने लाइफ में जो कुछ भी खोया है वो उसी आदमी की वजह से खोया है। ये कहकर वो ली को मारने जाता है। अब ली घबराकर सच बताने ही लगता है, लेकिन उन दोनों को चौंकाने वाली एक और बात होती है। वहाँ अचानक एक आदमी आकर गेहून का गला पकड़ लेता है। उसने अपना चेहरा ढका होता है इसलिए दोनों उसको पहचान नहीं पाते। फिलहाल इसे हम मिस्ट्री मैन कहेंगे। दूसरी ओर डाहयुन को फील होता है कि गेहून किसी मुसीबत में है। वो तुरंत रेस्टोरेंट की ओर भागती है और रास्ते पर गेहून को कॉल करती रहती है, पर वो फोन नहीं उठाता। अब यहाँ गेहून बेहोश हो जाता है। मिस्ट्री मैन उसको वहीं छोड़कर ली को अपने साथ लेके आता है। जब गेहून को होश आता है तो वहाँ पुलिस ऑफिसर जे और मिंजो आ जाते हैं। गेहून उन्हें बताता है कि ली मेरे रेस्टोरेंट में आया था लेकिन मुझे किसी और ने अटैक किया और मैं बेहोश हो गया था, इसलिए पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए। अब मिंजो और जे राउंड्स पर निकलते हैं और मिस्ट्री मैन की तलाश करने लगते हैं। फिर गेहून रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो वहाँ डाहयुन बैठी होती है और गेहून को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो गेहून को गले लगाकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गई थी, तुम्हारी गर्दन पर चोट कैसे आई। तो गेहून बताता है कि ली यहाँ पर आया था, लेकिन तुम घबराओ मत, घाव ठीक हो जाएगा। और मिस्ट्री मैन की बात वो डाहयुन को नहीं बताता क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो उसको और टेंशन होगी। फिर वो डाहयुन के लिए कॉफी बनाने जाता है। डाहयुन सोच में पड़ जाती है कि मुझे जो कुछ भी याद है क्या वो मुझे गेहून को बताना चाहिए या फिर नहीं। उसे डर होता है कि अगर गेहून को पता चल गया कि डाहयुन येंग को वहीं छोड़कर खुद बच निकली तो वो जरूर डाहयुन से नफरत करने लगेगा। फिर दोनों मिलकर कॉफी पीते हैं। बाहर बारिश होने लगती है और जब डाहयुन घर जाने की कोशिश करती है तो गेहून उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, लेकिन डाहयुन उसका हाथ छोड़कर कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। फिर वो घर के अंदर जाने से पहले गेहून से कुछ कहती है, लेकिन बारिश में गेहून को कुछ सुनाई नहीं देता। अब गेहून भागकर उसके पास जाता है और पूछता है कि तुमने क्या कहा। तो डाहयुन उसको सच नहीं बता पाती और कहती है कि आज रात 12 बजे तुम्हारा बर्थडे खत्म होगा इसलिए तुम्हें दोबारा विश करना चाहती थी। ये कहकर वो फिर से गले लगा लेती है और घर चली जाती है। अब अगली सुबह डाहयुन ब्रेकफास्ट के वक्त माँ और नानी से कहती है कि बहुत साल पहले गेहून की बहन येंग लापता हो गई थी, उसके साथ एक और लड़की भी लापता हुई थी। अब मुझे पता चल गया है कि वो लड़की मैं ही हूँ और आप दोनों मुझसे कोई बड़ा रहस्य छुपा रही हैं। उस दिन ली को मरा हुआ समझकर आप दोनों ने उसको पैक करके फ्रिज में रख दिया था। उस वक्त भी आप दोनों पर जरा भी टेंशन नहीं थी और ऐसे बिहेव कर रहे थे आप दोनों जैसे कि आपको इस सब की आदत हो गई हो। वो क्या सीक्रेट है जो आप दोनों मुझसे छुपा रही है, लेकिन वो दोनों अपना मुंह ही नहीं खोलती। मिस्ट्री मैन ने ली को कहीं पर बंद करके रखा होता है। उसका चेहरा अभी हमको नहीं दिखाया जाता, लेकिन ली कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझको जान से मार डालोगे, पर याद रखना तुम ये पुलिस से बहुत दिन बच नहीं पाओगे। अगले सीन में दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में मिंजो अपना काम खत्म करके बैठी होती है। तब जे उससे कहता है कि तुम आजकल नाइट राउंड्स बहुत कर रही हो, उसकी थकान तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है, लेकिन मुझे तो तुम पहले की तरह खूबसूरत दिखती हो। अब मिंजो हंसकर कहती है कि तुम जितना भी मस्का लगा लो मैं तुमसे दोबारा प्यार नहीं करने वाली। यहाँ गेहून अपना रेस्टोरेंट जल्दी खोलने वाला होता है। उसे मार्केट भी जाना होता है, लेकिन उससे पहले डाहयुन से मिलता है और कहता है कि मुझे कुछ चीजें लेने जाना है। बाहर जाकर मैं पूछूंगा कि मेरे साथ मार्केट कौन आ रहा है। इससे पहले कि जिम और युगेन अपना मुंह खोले तुम सबसे पहले कह देना कि मैं चलूंगी। अब गेहून बाहर जाता है और अपनी एक्टिंग शुरू करता है। कौन मेरे साथ मार्केट आना चाहता है। तो जिम उठकर कहने लगता है कि मैं चलूंगा, लेकिन युगेन उसको पकड़कर खींचती है और कहती है कि पागल मत बनो, उन दोनों को जाने दो। वो दोनों लवर्स हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अच्छे ड्रामेबाज जरूर हैं। यहाँ रेस्टोरेंट में तुम मेरी मदद करो। फिर क्या लवर्स मार्केट के निकल पड़ते हैं। यहाँ डाहयुन सच बताना चाहती है लेकिन समझ नहीं पाती कि बात शुरू कैसे करे, इसलिए वो कहती है कि मैं तुमको एक एड्रेस देती हूँ। येंग के केस में उस घर का कोई कनेक्शन जरूर है। अब गेहून तुरंत एड्रेस लेकर वहाँ जाता है। गेहून गेट खोलकर उस बेसमेंट के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक स्टिकर देखकर उसको याद आता है कि एक दिन वो येंग को मार्केट ले गया था और दोनों ने मिलकर कुछ स्नैक्स खरीदे थे। उस स्नैक्स के साथ उन्हें ये स्टिकर भी मिला था। इतने साल बाद भी ये स्टिकर वैसा का वैसा ही है। गेहून बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तब वो बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर आता है और पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। अब गेहून को उस पर शक होता है और वो बैठकर उससे बातें करने लगता है।
फिर उसे पता चलता है कि 2005 से लेकर अब तक वो इस घर में रह रहा है, पर येंग 2004 में लापता हो गई थी। वो पूछता है कि आपसे पहले यहाँ कौन रहता था, पर ट्रक ड्राइवर को कुछ पता नहीं होता। फिर जाने से पहले गेहून फिर पूछता है कि क्या आपको मेरे बारे में कुछ याद है, पर बुजुर्ग ना में जवाब देता है। फिर गेहून के जाने के बाद ट्रक ड्राइवर बड़ी फ्रस्ट्रेशन के मारे एक ग्लास को तोड़ देता है। यहाँ गेहून वापस आकर चेक करता है तो पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर सच ही कह रहा था। ट्रक ड्राइवर और उसकी पत्नी 2005 में उस घर में शिफ्ट हुए थे। अब रात भर उसको ली की बातें याद आती रहती हैं। उसने कहा था कि लास्ट में डाह्यून येंग के साथ थी, लेकिन येंग को छोड़कर वो खुद बाहर निकली थी। क्या तुम ऐसी लड़की से प्यार करोगे जिसने तुम्हारी बहन के बारे में सोचा भी नहीं। अगले सीन में एक बार फिर बैन नाम के एक आदमी को दिखाते हैं। ये वही आदमी है जिसे गेहून ने एक दिन मार्केट में बात की थी। फिर बैन गेहून के रेस्टोरेंट में भी आया था, लेकिन गेहून बहुत देर तक नहीं लौटा और बैन वेट करके चला गया था। उसके अलावा वहाँ पर हुआन पुलिस चीफ और टैक्सी ड्राइवर भी बैठे होते हैं। बैन हुआन को बताता है कि मैं कई साल से इस एरिया में हूँ और यहाँ रहने के बाद अब मैं कहीं और शिफ्ट होने जा रहा हूँ। फिर वे और कुछ बातें करने लगते हैं। फिर बैन वहाँ से निकलता है और एक जगह जाकर दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि ये वही मिस्ट्री मैन है जो गेहून को मारकर ली को यहाँ पर लेके आया था। उस जगह का ओनर भी यही है। कई साल पहले इसी बैन ने छोटे ली को गेम के लालच देकर येंग को अपने घर लाने को कहा था। इस वक्त ली बैन से कहता है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। गेहून और डाह्यून को एक साथ देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मुझे गेहून को सच्चाई बतानी पड़ी। आगे से मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। फिर अगले दिन गेहून और डाह्यून कुछ पौधे खरीदकर मार्केट से कुछ चीजें भी लेके आते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में चीफ कह रहा होता है कि ये पुराना फ्रिज कूल नहीं कर रहा है, हमें दूसरा फ्रिज खरीदना होगा। दूसरे ऑफिसर्स बताते हैं कि बाहर न जाने कहां से एक फ्रिज आकर रखा हुआ है, वो अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह का फ्रिज हमने इस सीरीज के शुरुआत में भी देखा था। अब पुलिस उस फ्रिज को स्टेशन के अंदर लेके आते हैं तो मिंजो उसको खोलती है तो सभी ऑफिसर्स चौंक कर खड़े रह जाते हैं क्योंकि अंदर ली की लाश होती है। यहाँ डाह्यून गेहून से कुछ छुपा नहीं पाती और कह देती है कि मुझे धीरे धीरे उस दिन की सारी बातें याद आ रही हैं। मैं और येंग एक जगह बंद किए गए थे, हम दोनों बचकर भाग रहे थे, लेकिन येंग के पैर में चोट के कारण वो तेज भाग नहीं पा रही थी और मैं उसको छोड़कर तेज भागी और बाहर आ गई। अगर येंग मर गई है तो उसकी मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? नहीं डाह्यून, उस वक्त येंग की तरह तुम भी बहुत छोटी थी और तुम बहुत ही डर गई होगी, इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस तरह गेहून उसको बहुत ही समझाता है, लेकिन डाह्यून बहुत ही गिल्टी फील करके कहती है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों पहले की तरह क्लोज रह पाएंगे। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बैन ने डाह्यून और येंग को बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ था। बैन के बाहर जाने के बाद दोनों ने बचने की कोशिश की थी, लेकिन चोट की वजह से येंग भाग नहीं पा रही थी। तब डाह्यून भी बहुत ही डरी हुई थी और ना चाहते हुए भी वो येंग को वहीं छोड़कर बाहर भाग गई थी। अब फ्लैशबैक के बाद दिखाते हैं तो हुआन टेंशन में डाह्यून के घर आकर उसकी माँ को बताता है कि ली का खून हो गया है। कहीं गुस्से में आपने उसका खून तो नहीं कर दिया? डाह्यून की माँ ना में जवाब देती है। अब गेहून और डाह्यून को भी ये बात पता चल जाती है। बैन ने ली को मारकर उसकी लाश को फ्रिज में रख दिया था और उस फ्रिज को पुलिस स्टेशन के पास छोड़ दिया ताकि सबको पता चले। गेहून और डाह्यून कार में लौट रहे होते हैं। गेहून कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मेरे बर्थडे के दिन एक आदमी ने मुझ पर अटैक किया था और मुझे शक है कि उसी ने ली को भी मार डाला होगा, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। फिर जब दोनों स्टेशन पहुंचते हैं तो ली की लाश को ले जा रहे होते हैं। डाह्यून कहती है कि मैं कई बार सोचती थी कि ली मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन आज उसकी लाश को देखकर मुझको बहुत ही बुरा लग रहा है। अब गेहून उसका माइंड चेंज करने के लिए उस रेस्टोरेंट में लेके जाता है और वहाँ कोई काम देता है। फिर ली के बारे में ना सोचकर गेहून को अपना काम करते देखकर ये तीनों भी फूड प्रिपेयर करने लगते हैं। तब डाह्यून की माँ और नानी भी आ जाती हैं और सब साथ मिलकर लंच करते हैं। वो डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ली को मारा किसने होगा। युगेन, कहीं तुमने अपनी बहन का बदला लेने के लिए ली का खून तो नहीं किया? पर युगेन कहती है कि मैंने तो बहुत दिनों से उसको देखा भी नहीं। इसलिए डिस्कस करके वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनमें से किसी ने भी ली को नहीं मारा, पर वो बुरा आदमी था और उसकी गलतियों की सजा उसको मिल चुकी है। फिर खाना खाकर सब चले जाते हैं। अब गेहून रेस्टोरेंट में अकेला होता है। वो सोचता है कि मेरी बहन येंग को किसने किडनैप करवाया और उसने येंग के साथ क्या किया होगा। इन सवालों का जवाब सिर्फ ली दे सकता था, लेकिन अब वो भी जिंदा नहीं है। अब मैं उस आदमी का पता कैसे लगाऊंगा, ये सोचकर वो ली का गेम निकाल कर देखता है। अब बैन को दिखाते हैं। मरने से पहले ली ने उससे कहा था कि मुझे तो तुम मार डालोगे, लेकिन डाह्यून को बचपन की सारी बातें याद आने लगी हैं। अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो तुम पुलिस में जरूर फंसोगे। ये सब सोचकर बैन फैसला करता है कि उसका अगला टारगेट डाह्यून ही है। अब रात को डाह्यून सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुबह की बातों को सोचकर बड़ी दुखी होती है। तब गेहून मैसेज करता है कि मुझे पता है तुम्हें नींद नहीं आ रही है, मैं रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। डाह्यून वहाँ जाती है तो गेहून बताता है कि येंग के बारे में सोचकर तुम अपने आप को दोष मत दो। आज तक मेरी लाइफ मेरी बहन और पापा को ढूंढने में निकल गई, पर जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझको इन बातों की चिंता ही नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहता हूँ। डाह्यून कहती है कि लेकिन तुम जब भी मुझे देखोगे तुम्हें यही याद आता रहेगा कि मैंने तुम्हारी बहन को नहीं बचाया।
बचपन में चाहे जो भी हुआ हो उसके लिए मैं तुमको दोषी नहीं मानता हूँ, तुम मुझसे अलग होने की बात कभी मत सोचना। यह कहकर वो डाह्युन को गले लगा लेता है। फिर डाह्युन घर लौटकर सो जाती है। तब उसको एक और सपना आता है कि बेसमेंट में येंग उससे कुछ कह रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो कह क्या रही है, और इसलिए उसके सपनों के द्वारा भी उसको कुछ बातें याद आने लगती है। अब सुबह गेहूं जिम से कहता है कि तुम पॉपी को वॉकिंग के लिए लेके जाओ। यहाँ पुलिस ऑफिसर जे अपने पापा से मिलने जाता है, लेकिन पुलिस चीफ इतने साल बाद भी चैंग को तंग कर रहा होता है। अब जे से रहा नहीं जाता और वो जाकर चीफ को मारने लगता है और डांटता है कि आप मेरे चीफ जरूर हैं, लेकिन आज तक आपने ढंग का कोई भी काम नहीं किया है। फिर बाकी ऑफिसर्स को इस बात का पता चल जाता है और वो मिंजो के साथ स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। गेहून भी उनके पीछे आता है। फिर मिंजो जे को समझाकर वहां से दूर लेके जाती है और कहती है कि तुम हर जगह पर लड़ना शुरू क्यों कर देते हो, आज तुमने चीफ को क्यों मारा। पर जे भूत बनकर बैठा ही होता है। अब हुआन चीफ से कहता है कि खून बहुत बह रहा है, इसीलिए मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो चीफ चिढ़कर कहता है कि मैं जे को नहीं छोड़ूंगा, मुझे एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो जाने लगता है। फिर रास्ते में गेहून को देखकर कहता है कि तुम जे के दोस्त हो ना, मेरी हालत देखकर तुमको बहुत ही खुशी हो रही होगी। सर उसने आपको मारा, इसमें मेरी खुशी कहाँ से आ गई, आपने उसकी लाइफ बर्बाद करके रख दी थी, इसलिए उसने आपको मारा है, यही आपका पनिशमेंट भी है। तब चीफ याद करता है कि येंग के खो जाने पर गेहून और जे पुलिस स्टेशन आए थे और उन्होंने कंप्लेंट की थी। तब इस चीफ ने उनकी बात को ध्यान से सुनने के बजाय ये कहा कि तुम्हारी बहन जहाँ खो गई थी वहीं जाकर ढूंढो, यहाँ क्या करने आए हो। इस वक्त चीफ रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अगर उस दिन उसने येंग के केस को सीरियसली लिया होता तो आज येंग जिंदा होती और इतने परिवार बिखर जाने से बच जाते। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। कल इस सीरीज के 14th और 15th एपिसोड को देखना मत भूलना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।